नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को। देखते हैं मध्य प्रदेश में कल यानी 13 मई को चौथे और आखिरी चरण के लिए मतदान होगा। मालवा की 8 लोकसभा सीट देवास, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में वोट डाले जाएंगे। किसके बीच मुकाबला है यह अभी हम आपको बता दें। देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनके सामने राजेंद्र मालवी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। खंडवा की बात करें तो ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो वहीं खरगोन की हम बात करें तो उज्जैन में अनिल फिरोजिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार। तो वहीं खरगोन की हम बात करें तो गजेंद्र पटेल बीजेपी के प्रत्याशी, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते से है। सुधीर गुप्ता मंदसौर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला दिलीप सिंह गुर्जर से है। रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी, कांग्रेस की ओर से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो वहीं धार में सावित्री ठाकुर, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल से है। तो वहीं देवास की हम बात करें तो महेंद्र सिंह सोलंकी, जिनका मुकाबला राजेंद्र मालवी से है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस की ओर से नरेंद्र पटेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौथे चरण के चुनाव की व्यवस्थाओं की उन्होंने जानकारी दी है। मीडिया से चर्चा में अनुपम राजन ने बताया कि 13 मई को मध्य प्रदेश में 16 जिलों में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 8 लोकसभा सीट पर कुल 74 कैंडिडेट हैं। चौथे चरण के मतदान में 1,63,70,000 से ज्यादा मतदाता शामिल होंगे। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पानी, छाया और आम पन्नी जैसी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। अभी तक 296 करोड़ से ज्यादा की सामग्री जब्त की गई है। वहीं पोलिंग बूथ में बच्चों को ले जाकर वोट डलवाने और फोटो खिंचवाने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त हुआ है। पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरिफ मसूद पर भी कार्रवाई करने की जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। कल 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान है। ये 8 क्षेत्र हैं हमारे: देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। निर्वाचन आयोग ने नियमों का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमल पटेल और भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बता दें कि 7 मई को मतदान वाले दिन कमल पटेल अपने पोते और आरिफ मसूद अपने बेटे के साथ मतदान करने गए थे, जहां दोनों ने ही नाबालिगों को बूथ के अंदर ले जाकर वोटिंग का वीडियो बनाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इस पर निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन करने पर कमल पटेल, आरिफ मसूद सहित 3 अन्य लोगों पर लोक प्रतिनिधित्व की धारा 128, 130, 131 बी और आईपीसी की धारा 188 के तहत सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। साथ ही पीठासीन अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही सेक्टर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा गया है। एक तस्वीर जो अभी आपने बताया पूर्व मंत्री जो कमल पटेल जी की है, एक तस्वीर आरिफ मसूद जी की है। इन दोनों पर भी कार्रवाई हो रही है। न सिर्फ मोबाइल लेकर के अंदर गए, बल्कि मोबाइल के माध्यम से फ़ोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित और प्रसारित भी किया। ये सारा कुछ गलत है। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री हितन शर्मा सहित सभी 36 टोलियों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि युद्ध के
पहले वाली आखिरी रात है। कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ गए। यहां से वहां तक जो भी कांग्रेस में कुछ भी ज्ञान दे जाते हैं। पित्रोदा कैसे गुरु हैं जो अपने शिष्य का भला करने के बजाय बुरा कर जाते हैं। हम सब के अंदर कांग्रेस को कांग्रेस नहीं रहने देने के शोले भड़क रहे हैं। अंग्रेजों का प्रसाद है, कांग्रेस उसे घर भेजना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सभी 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के धार जिले सहित देश भर में लोकसभा के चौथे चरण का मतदान 13 मई को संपन्न होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने मतदान कराने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। धार जिले में भी जिला निर्वाचन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जुटाने के बाद आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों और मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मियों की रवानगी हुई। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह सहित निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में 1889 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे जिले में 19,53,834 महिला पुरुष मतदाता हैं। कल 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता अपने मतदान से करेंगे। लोकसभा चुनाव का महापर्व है और इसका हम दायित्व का निर्वहन करने जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है और जितनी भी गोपनीयता है और जो भी कहा गया है उस सब चीज़ों का हम पालन करेंगे। अर्जुन कॉलोनी धार में 60 नंबर है हमारा बूथ नंबर, दल क्रमांक 1480 और हम देश का पर्व मनाने जा रहे हैं। मतदान दलों का अब रवानगी लगभग पूर्णता की कगार पे है। सभी 7 विधानसभाओं का हमने फीडबैक लिया है और वहां जाकर के फिर पूरी तैयारी करेंगे। पूरे जिले में 182 सेक्टर मोबाइल लगाई गई है, 43 हमारे क्यूआरटी है, हमारे 13 स्पेशल क्यूआरटी है। जो सेंसिटिव जोन है उसमें हमने लगाया है। हमारे पास MP SFP की कंपनी मुझे प्राप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मालवा की महाभारत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के तहत मालवा के रण की 8 सीटों में मतदान होगा, लेकिन इन 8 सीटों में एक सीट ऐसी है जहां मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल नहीं बल्कि भाजपा वर्सेस नोटा हो गया है। जी हां, इंदौर में नोटा को लेकर वार जारी है और अब जब कल मतदान होना है उससे पहले आज सीएम मोहन यादव ने भी नोटा पर प्रहार किया है। वैसे तो सोमवार को मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर जिस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है इंदौर लोकसभा सीट। चर्चा इसलिए क्योंकि वहां 2 प्रत्याशियों के बीच टक्कर नहीं बल्कि मुकाबला बीजेपी वर्सेस नोटा का है। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का आखिरी वक्त में नाम वापस लेना और फिर बीजेपी ज्वाइन करना इंदौर सीट पर वोटिंग से पहले सियासी बम फटने जैसा था, जिसके बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशी अक्षय बम पर कई आरोप लगा रही है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खो दिया और अब कांग्रेस अपनी बुद्धि खो रही है। कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए कि नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं है। इधर सीएम मोहन यादव ने अपने बयान में नोटा कोई चुनाव चिन्ह नहीं है इस बात पर जोर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान और इंदौर में बीजेपी वर्सेस नोटा को लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि इंदौर की जनता सोमवार को नोटा दबाएगी और बीजेपी को जवाब देगी। वोट डालने का अधिकार छीना गया, उससे लोग आहत हैं। पूरा इंदौर जो है वो नोटा को दबाएगा और बुद्धि जो है भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है। सोमवार को इंदौर में मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी और नोटा के बीच अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस दम भर रही है कि इंदौर में इस बार नोटा की जीत होगी। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के नोटा वॉर और सीएम के कांग्रेस पर प्रहार से क्या समीकरण बनते हैं और जनता किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के साथ ही प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोटिंग खत्म होने के साथ ही राजनीतिक दलों के रणनीतिकारों ने लोकसभा सीटों की समीक्षा भी शुरू कर दी है। बीजेपी सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन वो सूबे की 4 लोकसभा सीट जिनमें कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर और राजनांदगांव में खुद को कमतर भी आंक रही है। इन सीटों पर बीजेपी ने मतदान से पहले जमकर ताकत झोंकी थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इन सीटों पर खुद को कमजोर मान रही है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना कि हर चुनाव के बाद समीक्षा की जाती है। हमने हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उसके बाद हम दावा कर रहे हैं कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। तो वही कांग्रेस 5 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को लंबे समय से चुनाव में काम करने का अनुभव है। उन अनुभवों के आधार पर जो हमने आकलन किया है, हम 11 की 11 लोकसभा सीटें
बहुत आसानी से जीत रहे हैं। कांग्रेस शून्य पे आउट होने वाली है। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, हमारी 5 जो न्याय योजनाएं हैं, उस पर अच्छा रिस्पांस हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का है। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बने, ऐसा छत्तीसगढ़ के लोग भी चाह रहे हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती परीक्षा जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिया, लेकिन सीबीआई ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच एक बार फिर से बयान शुरू हो गए। देखिए रिपोर्ट। कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और अगर किसी को कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, और अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। क्या इनके साथ कोई डील हो गया है? विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों में शुमार सीजीपीएससी भर्ती गड़बड़ी मामला अब लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2021 में पीएससी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की कई शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद तत्कालीन विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सड़क से लेकर सदन तक जमकर घेरा। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा हथियार बनाया और युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार अगर आई तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। सत्ता में आते ही बीजेपी ने इस गड़बड़ी की शिकायत पर काम भी करना शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने मामला दर्ज नहीं किया है। खबरों के अनुसार सीबीआई की ओर से इस प्रकरण से संबंधित अधिसूचना और प्रस्ताव में तकनीकी त्रुटियां बताकर नई जानकारी मांगी जा रही है, जिसके चलते सीबीआई जांच की प्रक्रिया में देरी हो रही है। जांच में देरी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। सवालों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। सीबीआई जांच की प्रक्रिया सेंटर में नोटिफाई हो चुकी है, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, कई लोग गायब हो गए हैं, भगोड़ों की तरह भाग रहे हैं, कई लोगों के देश छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची हुई है। जो छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसके हर एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता भाजपा सरकार पर हमलावर है। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अब तो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जांच क्यों नहीं हो रही है? डबल इंजन की सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, और अगर किसी को कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, और अगर इनको पता नहीं चल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ये इनकी सरकार है, अगर पता कर ले कौन बाहर जा रहा है, क्या इनके साथ कोई डील हो गया है? इसलिए इस तरह से हास्यास्पद बयान ना दें। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद एक बार फिर सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले पर सियासत गर्म है, मगर सियासी वार पलटवार के बीच जरूरत है उन अभ्यर्थियों को जल्द न्याय दिलाने की जिन्होंने जी जान लगाकर परीक्षा दी। अब सवाल ये भी है कि क्या ये मुद्दा केवल सियासी है या फिर सियासतदानों की ये सियासत न्याय के लिए वाकई ठोस कदम है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट किए जाने की बात कही गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से, जहां भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम प्लांट किए जाने की भी बात कही गई है। हरप्रीत हमारी संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा। हरप्रीत, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए भोपाल एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी यहाँ पर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक मेल मिला था दोपहर 3 बजे और उस ग्रुप का नाम कोड बताया जा रहा है, और जिसमें ये कहा गया है कि एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उसमें बम लगाया गया है और कुछ देर में ये बिल्डिंग उड़ जाएगी। न सिर्फ राजा भोज भोपाल एयरपोर्ट बल्कि देश के कई अन्य बड़े एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मामला दर्ज करवाया है और गांधीनगर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले का अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि लगातार पिछले कुछ समय से इस तरह की जो धमकियां वो एयरपोर्ट प्रबंधन को दी जा रही हैं, जिसके बाद पुलिस साइबर थाने में मामला दर्ज करके इस तरह के जो मेल भेजने वाला है उसका पता लगाने में जुटी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
रायपुर में एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव पैनल संचालित करा रहा था। अर्जुन यादव से पूछताछ के बाद पैनल को क्रैक किया गया। रायपुर पुलिस ने कोलकाता में संचालित पैनल को क्रैक करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाते 5 सटोरियों को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही जब्त मोबाइलों की जांच में साधारण बैंक खातों में लेन देन के बजाय क्रिप्टो अकाउंट खोलने का मैसेज सर्कुलेट करने की जानकारी मिली है। रायपुर पुलिस ईओडब्ल्यू और सेंट्रल एजेंसियों के जरिए बढ़ते दबाव और बैंक खातों को लगातार सीज किए जाने के बाद ऐप संचालकों ने नया पैंतरा अपनाया। बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव से मिले इनपुट के आधार पर 200 से ज्यादा बैंक खातों से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। वहीं कोलकाता से गिरफ्तार आरोपियों को साइबर टीम रायपुर लेकर आई। रायपुर पुलिस ने अब तक 9 पैनल के आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस की सख्ती से, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस की सख्ती से, सेंट्रल एजेंसी की सख्ती से इनको अकाउंट्स मिलने बंद हो गए। उससे बचने के लिए इन लोगों ने क्रिप्टो पे मूवमेंट करने का निर्णय लिया हुआ है। ऐसा है कि लोकल स्तर पर भले ही हवाला और कैश ट्रांजैक्शंस हो, पैनल हेड्स जो हेडक्वार्टर को भेजें, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भेजें, वो क्रिप्टो के थ्रू होगा। इनको ये भी सलाह दी गई है कि बैंक्स के फ्रीजिंग को देखते हुए आप लोकल स्तर पे जितना जल्दी हो सके कैश को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लें और उसको आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। धमतरी। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।